Hello class 8th. This is the last lecture of your second chapter of chemistry and इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. जैसे कि मैं एक्सरसाइज के हमेशा आपको पेज नंबर्स बताती हूँ और आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जैक्टली हाउ मच यू हैव टू राइट, मतलब कितने मार्क्स के लिए आपको कितना डिटेल लिखने की ज़रूरत है. इसीलिए प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखा करिए, ठीक है. एंड आई डू टेल यू द पेज नंबर्स और आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, देखिए. First is, how are periodic changes different from non-periodic changes? Periodic और non-periodic changes के simply आपको difference लिखने हैं. This is given in your book on page number 17. पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, लेकिन जब आप डिफरेंसेस लिखें ना, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप डिफरेंस लिखें चिल्ड्रन, प्लीज़ मेक अ टेबल and then write the differences. You should always this is not a very beautiful table which I have drawn, but you should always write the differences in a tabular form. जो भी, जैसे यहाँ पे आपने periodic change लिख दिया, यहाँ पे आपने non periodic change लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जितने भी आपको लिख रहे हो, प्लीज़ डू राइट इट इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल. ऐसे मत लिखिए जैसे बच्चे क्या करते हैं कि पीरियोडिक चेंज और उसकी 2 पॉइंट्स लिख दिए, फिर नॉन पीरियोडिक चेंज, फिर उसके 2 पॉइंट्स लिख दिए. ऐसे मत करिए. दिस इज़ गोइंग टू मेक यू लूज मार्क्स, क्योंकि टीचर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप टैबुलर फॉर्म में लिखिए. इट इज़ मच ईजियर टू चेक और आप मार्क्स भी लूज़ नहीं करते. बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस फॉर्मेट में चेक नहीं करते हैं. दे सिंपली कट ऑफ योर आंसर. आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, है ना. सो डू पे अटेंशन टू दीज लिटिल थिंग्स. बच्चों को बहुत शौक होता है ऐसे लिखने का. प्लीज़ टेबल बना के लिखिए डिफरेंसेस, चाहे एक डिफरेंस हो या 2 डिफरेंस हो, आप टेबल बना के उसको डायरेक्टली, आप देखो बुक में जब भी डिफरेंस देते हैं टेबुलर फॉर्म में देते हैं ना, टेबल बना के देते हैं ना, क्राइटेरिया लिखते हैं, फिर डिफरेंसेस लिखते हैं. तो आप भी वैसे ही करिए. भाई लिख रहे हैं तो कोई रीज़न है ना उसको उस तरीके से लिखने का. तो सेम विद यू, प्लीज़ डू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. पैराग्राफ फॉर्म में डिफरेंसेस कभी मत लिखिए, ठीक है. और एक और चीज़, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट डिफरेंस है, सपोज़ ये 1 या 2 या सपोज़ 3 लाइन में गया, ठीक है. अब 3 लाइन में फर्स्ट डिफरेंस किया, सेकंड डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया, सपोज 2 लाइन का है. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे सपोज ये 1 लाइन का है, तो 1 लाइन का इसको लिख दिया, पिंक से ही लिखती हूँ. ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये इनका है सपोज 1 लाइन का आ गया. होता है ना ऐसा कई बार कि एक इधर पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, उस तरफ थोड़े से पॉइंट्स कम होते हैं. तो ये सपोज 1 लाइन में आ गया. अब बच्चा सेकंड डिफरेंस जो लिख रहा है ना, वो बजाय यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ की बजाय यहाँ लिख के यहीं लिख देता है. मतलब कि आपका जो सेकंड डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट जो है उसके ऑपोजिट में ही आ गया वो. जबकि क्या होना चाहिए कि वो इधर आना चाहिए. सेकंड डिफरेंस की जगह तो ये है ना, तो इधर आना चाहिए. तो इधर तो आपका ब्लैंक है, आपने सेकंड डिफरेंस ऊपर लिख दिया. तो ऐसे मत करिए, सामने सामने डिफरेंस लिखा करिए. जगह बचाने की, पेपर बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें. आप लोग एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट यहाँ खत्म हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आना चाहिए, सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सेकंड पॉइंट यहीं आना चाहिए. जगह बच रही है, आप उसे खाली छोड़ दीजिए. नो नीड टू यूटिलाइज इट टोटली, ठीक है. थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ लिखिए उसका ऑपोजिट, जो कन्वर्स का जो आंसर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, ठीक है. इसके भी मार्क्स कट कर लेते हैं बहुत सारे टीचर्स. इवन मैं भी जब कॉपी चेक करती हूँ तो मैं मार्क्स डिडक्ट करती हूँ इस चीज़ के, बिकॉज आई ऑलवेज गिव इंस्ट्रक्शंस कि प्लीज़ डू नॉट राइट इट इन दी पैराग्राफ फॉर्म. हमेशा डिफरेंसेस को टैबुलर फॉर्म में लिखिए. डू रिमेंबर. तो 2 डिफरेंसेस तो आपके हो ही जाएंगे. पीरियोडिक चेंजेस डिफर फ्रॉम नॉन पीरियोडिक चेंजेस. ऐसे कभी भी कोई डिफरेंस आए ना तो उसमें 2 डिफरेंस क्या हो जाते हैं. देखो फर्स्ट डिफरेंस, तो आप फर्स्ट डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें आप हमेशा डेफिनेशन लिख दीजिए उस पर्टिकुलर फिनोमेना की. डेफिनेशन लिख दी. सेकंड में क्या करिए, अगर आपको और कुछ याद नहीं आ रहा है तो सेकंड में एग्जाम्पल्स लिख दीजिए. टीचर इस पे नंबर दे देगा, है ना. टीचर आपके नंबर कट नहीं करेंगे. तो आप ये 2 काम ज़रूर करिए. तो पीरियोडिक चेंजेस का क्या हो गया, चेंजेस दैट अकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस. एग्जाम्पल्स हो गए occurrence of day and night, waxing and waning of moon, sunset and sunrise, high and low tide, swinging of pendulum. ये सब पीरियोडिक हो गए. नॉन पीरियोडिक क्या हो गए, चेंजेस दैट डू नॉट रिपीट एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम आर नॉन पीरियोडिक चेंजेस. एग्जाम्पल लैंडस्लाइड, eruption of volcano, earthquake, coughing, thunder lightning, occurrence of a particular disease. कोई भी बीमारी हो जाती है हमें तो ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है. Next is, what is the difference between reversible and irreversible changes? Again the same, the definition has been given on the same page, the differences have been given on the same page. Irreversible क्या है, changes that can be reversed easily by reversing the conditions to obtain a substance in its original form are called reversible changes.
कंडीशंस को रिवर्स कर दिया, जो हमें प्रोडक्ट था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल वो आइस वाले एग्जांपल ज़रूर लिखिएगा कि व्हेन आइस मेल्ट्स इट फॉर्म्स वाटर एंड व्हेन वाटर इज फ्रोजन इट गेट्स कन्वर्टेड रिकन्वर्टेड बैक इनटू आइस. या फिर आप वाटर को हीट करिए तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर को कूल करिए तो वो वाटर बन जाता है. देन इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? अगेन द डेफिनेशन इज गिवन सेम ऑन पेज नंबर 17. चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. जिनको हम नहीं रिवर्स कर सकते वो इरिवर्सिबल होगी. जैसे कि हमने एक पेपर बर्न किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऐश एंड CO2 एंड सम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज आल्सो रिलीज. तो उस एनर्जी इज रिलीज, उस सबको कंबाइन करके ना हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते. सो दिस इज डेफिनेटली एन इरिवर्सिबल चेंज. देन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एजिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे जो हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. Next, why are melting of ice and boiling of water considered physical changes? ये melting of ice और boiling of water को हम physical change क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था कि physical change क्या होते हैं. physical change वो होते हैं जिनमें कि chemical composition change नहीं होती है. किसी भी सब्सटेंस की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही है देन वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज. तो मेल्टिंग ऑफ आइस जब होती है, इसका भी आप पेज नंबर 16-17 से इसका आंसर ले सकते हैं कि जब मेल्टिंग ऑफ आइस होती है तो सिंपली हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आइस मेल्ट हो गई, और उसको हमने वाटर जो मिला हमें उसको बॉईल कर दिया, तो वो भी एक फिजिकल चेंज के एग्जांपल है. क्योंकि बॉइलिंग के बाद जब हम वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे तो हमें दोबारा वाटर मिल जाएगा. वाटर जो हमें मिला उसको दोबारा से फ्रीज करेंगे तो हमें आइस मिल जाएगी. सो दीज आर फिजिकल चेंजेस. नो चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. मतलब वाटर के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही है उसकी. वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑल्सो हैज़ दिस फॉर्मूला H2O. आइस जो है उसका भी फॉर्मूला H2O होता है. वाटर जो लिक्विड होता है उसका भी फॉर्मूला H2O होता है. और जो वाटर वेपर होता है गैसेस फॉर्म जो है उसका भी फॉर्मूला H2O है. मतलब कि केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. Next, define physical change and chemical change. So these definitions are given on page number 18 and 19. Physical change and chemical change. तो physical change क्या हो गया? मेरे सामने बुक खुली हुई है, मैं उसमें से ही आपको पढ़ के बता रही हूँ. एग्जैक्ट डेफिनेशन पेज नंबर 18 पे दे रखी है. फिजिकल चेंज क्या है वो आपको पता है कि जिसमें कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखी हैं आपको. तो a change in which only the physical properties of a substance change and no new substance is formed is called a physical change. उसी कुछ characteristics दे रहे हैं कि no new substance is formed, only change in the physical properties like size, shape and state occurs. chemical composition change नहीं होती है, temporary होता है, generally reversible होता है and no overall energy change होता है. इसमें energy change नहीं होता, overall energy change नहीं होता, मतलब net energy change is 0. केमिकल चेंज जस्ट दी ऑपोजिट इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 19. केमिकल चेंज में क्या होता है? अ चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. इट इज़ नोन एज अ केमिकल चेंज. इसकी भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगेन आई वुड टेल यू द सेम थिंग. क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आ रहा है एग्जाम पे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना डिटेल लिखना है. ठीक है, डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि नहीं लिखनी है. आप 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे अगर 2 मार्क्स में, तो डेफिनेशन के साथ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए. दैट इज़ वेरी गुड. भले ही ना पूछो लेकिन आप लिख दीजिए. तो एक्चुअली होता क्या है ना कि टीचर का भी, जब टीचर नोट आपकी आंसर शीट चेक करता है ना, तो टीचर का एक माइंड सेट बनता है कि हाँ ये बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, इसको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इसको पता है कि ये क्या लिख रहा है. भले ही पूछा ना, ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो वो टीचर इरिटेट भी हो जाता है कि पूछा नहीं है फिर भी इतना सारा लिख रहे हैं. तो उससे मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझिए. बैलेंस्ड एटीट्यूड रखिए हमेशा. आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 लाइन लिख के चलोगे ना, तो उससे ये होता है कि आगे कॉपी में आपकी जो आंसर शीट है उसमें आप थोड़ी सी कुछ माइनर मिस्टेक भी करोगे ना, तो टीचर माइट ओवरलुक. कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं. एग्जैक्ट आंसर तो गलत होगा तो 0 ही मिलेगा, वो नहीं. लेकिन अब मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकती. लेकिन एज अ टीचर जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी कर देते हैं. तो होता क्या है कि अगर जो आपकी आंसर शीट है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है,
नीट एंड क्लीन है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो क्या होगा कि टीचर्स जो हैं वो फेवरेबल हो जाते हैं आपके लिए। जो एग्जामिनर है, जो आपके आंसर शीट्स करेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके लिए। तो उससे क्या होता है कि आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। कहीं वो नंबर इधर उधर काट भी रहा होता है ना, तो काटता नहीं है, दे देता है पूरे नंबर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, अनतमीज़ से होनी चाहिए। और ना जो क्वेश्चन नंबर्स का पेपर में जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे मत करिए कि फर्स्ट कर दिया, फिर थर्ड कर दिया, फिर फिफ्थ कर दिया, फिर 10th पे पहुंच गए, फिर 7th पे आ गए, फिर 2nd पे आ गए। दैट मेक्स अ टीचर वेरी वेरी इरिटेटेड। उससे बहुत इरिटेशन होती है। मतलब मैं तो अपने एज अ टीचर भी बोल रही हूँ, एज अ मतलब गाइड आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग। टीचर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि बच्चा बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है, तो ये क्या पढ़ाई करेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करिए। ओके, नेक्स्ट इज गिव रीजंस। फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ अ वेरी स्लो चेंज। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ अ स्लो चेंज, येस, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द fossilization of various organic materials and then the coal is formed. So yes, it is a very slow change, it takes millions of years. Drying of clothes is a physical change. Drying of clothes physical change क्यों है? क्योंकि इसमें जो पानी का कपड़ों के अंदर जो पानी है जब evaporate हो जाता है तो क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। अगर दोबारा उसमें पानी डालो तो वेट हो जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कोई केमिकल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कोल बर्न करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम दोबारा से इनको रिकम्बाइन करके कोल नहीं बना सकते। कोल इज़ बेसिकली कार्बन कंपाउंड। कोल, अगर हम सिर्फ कोयला, प्योर कोल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओनली सी। कोल में सिर्फ कार्बन होता है, उसका फॉर्मूला सिर्फ सी होगा, ठीक है, उसमें और कोई चीज़ कंबाइन नहीं होती। हालांकि वो क्या है, क्लिच क्या है यहाँ पे, कि ये जो कार्बन की जो एटम्स है ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स में कंबाइंड होते हैं, मतलब इन ना लैटिस फॉर्म में कंबाइंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल हमें मिलती है ना। अलग अलग वैरायटीज़ आपने पढ़ी, पीट एंथ्रासाइट वगैरह, लिग्नाइट, ये सब कोल की वैरायटीज़ हैं। तो जो कोल है वो एक्चुअली उसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो इट इज़ जस्ट सी, लेकिन वो उसका जो सी के जो एटम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ कोल में। दैट इज़ वाई इट बर्न्स टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। टाइप्स तो नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक कोल जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, एक कम देता है, तो दैट वे कोल हैज़ बीन कैटेगराइज्ड। तो बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज इट फॉर्म सर्टन केमिकल्स, एंड जो नए केमिकल्स बनते हैं दे कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल कोल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेस। नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंजेस क्या होते हैं? वाई इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अ नेचुरल चेंज इन कुकिंग ऑफ फूड अ ह्यूमन मेड चेंज। अब ये जो आंसर था ना, ये मेरे ख्याल से आपके स्टार्टिंग में ही दे रखा है, नेचुरल ह्यूमन मेड चेंज, पेज नंबर 18 पे देखिए आप। पेज नंबर 18 पर इसका आंसर, 18 क्यों होगा, 16 सॉरी, पेज नंबर 16 पे दे रखा है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेस। नेचुरल क्या है? चेंजेस दैट अकर नेचुरली एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस, सच एज रेनफॉल, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, चेंजिंग ऑफ वेदर, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, या नेचुरल प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ कोल भी कह सकते हैं आप, एंड और क्या हो सकता है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये सारे ना नेचुरल चेंजेस हैं, ये अपने आप होते हैं, हमें मतलब हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। देन ह्यूमन मेड चेंजेस क्या होते हैं कि चेंजेस दैट अकर ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स, हमारी एक्टिविटी की वजह से जो चेंज हो रहा है हमारी सराउंडिंग्स में, दैट इज़ ह्यूमन मेड चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, या कुकिंग ऑफ फूड, या वीविंग ऑफ क्लोथ्स, making a boat from a piece of paper, formation of steel from iron, digging a well and making jewelry from gold, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमारी खुद की हम अपने आप कर रहे हैं। तो these are human made changes. Why is melting of glacier a natural change and cooking of food a human made change? melting of glacier natural है क्योंकि वो उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है। हालांकि हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होते हैं, ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि हम अर्थ का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अदरवाइज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज अ नेचुरल चेंज, इट अकर्स नेचुरली।
एंड कुकिंग ऑफ फूड, हम जो है फूड कुक करते हैं तो हम अपने हिसाब से उसमें कुक करते हैं कि कितने मसाले डालने हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितनी वेजिटेबल्स लेनी है, तो वो ऑब्वियसली एक ह्यूमन मेड चेंज है. What are desirable changes? How are some changes both desirable and undesirable? Explain with an example. Now अब desirable changes क्या हैं और कुछ changes जो हैं वो desirable भी होते हैं, undesirable भी होते हैं. ऐसा क्यों होता है, ये example की help से आपको explain करने को बोला है. तो ये desirable changes की definition आपको दे रखी है पेज नंबर 17 पे. That changes which are beneficial to humankind are called desirable changes. मतलब we want them to take place, हम चाहते हैं कि वो हो, ऐसे changes को हम desirable changes बोलते हैं. कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल भी होते हैं, अनडिज़ायरेबल भी होते हैं. ये आप हो सकता है कि एक चेंज जो मेरे लिए डिज़ायरेबल है, हो सकता है वो किसी और के लिए डिज़ायरेबल ना हो. जैसे सपोज़ मार्च फरवरी मार्च का जो सीज़न होता है वहाँ पे हमारे हार्वेस्टिंग होती है इंडिया में, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हार्वेस्टिंग सीज़न होता है वो. तो जो क्रॉप है वो राइप होगी. नाउ द फार्मर इज़ गोइंग टू हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप्स को वो काट के बेचेंगे. अब उस समय जो खड़ी फसल है उसको बारिश नहीं चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी ड्राइड एंड इट इज़ वेरी गुड एंड राइप. अगर बारिश पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी. तो उस समय फार्मर को बारिश की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर फार्मर. लेकिन बारिश सपोज़ कहीं और पे जैसे मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं कि मेरा मूड ऐसा है कि मुझे आज लग रहा है कि नहीं यार बारिश होनी चाहिए, बारिश होती तो बड़ा मज़ा आ जाता, घूमने जाते या पकौड़े बना के खाते या वो जो भी. तो उस समय वो बारिश हुई जो फरवरी मार्च में, मेरे लिए वो बहुत इंजॉयबल थी, मैंने इंजॉय किया. लेकिन वो फार्मर के लिए तो अनडिज़ायरेबल थी. तो मेरे लिए डिज़ायरेबल थी और दूसरे बंदे के लिए अनडिज़ायरेबल थी. तो दिस इज़ अ सिचुएशन, है ना. कोई भी चेंज ऐसा हो सकता है जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, दूसरे के लिए अनडिज़ायरेबल हो सकता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज, आप अपने आप भी बना सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल के अपनी मर्जी से. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये आपको जब हमने शुरू में ही पढ़ाया तब दे रखी थी. अभी ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज, पेज नंबर 18 और 19 पर. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की. तो वो हेडिंग्स जो दे रखी हैं वो हेडिंग्स आप लिख दीजिएगा. और ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आप हेडिंग्स मेंशन कर दीजिए. अगर आपको एक्सप्लेन करने को आए तो फिर वो एक एक हेडिंग को थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या सिर्फ एग्जाम्पल दे दीजिएगा हर कैरेक्टरिस्टिक का. नेक्स्ट, वाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल इन एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज. इसका आंसर दे रखा है पेज नंबर 21 पे. बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज क्यों है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, वैक्स जो है वैक्स मेल्ट होता है और वैक्स बर्न होता है. दोनों चीज़ें होती हैं, वैक्स थोड़ा सा बर्न भी होता है, थोड़ा सा वैक्स मेल्ट भी होता है. तो जो वैक्स मेल्ट होके नीचे आ रहा है, जो कैंडल के नीचे आता है ना, तो वो जो है क्योंकि सिंपली उसमें वैक्स मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दोबारा से वो जम जाता है, नीचे आता है. तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल में जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, इसमें दो प्रोसेस हम लिख रहे हैं. तो इसमें जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. ठीक है, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या होती है कि वैक्स जो है वो बर्न भी करता है और उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, कैंडल रोशनी देती है ना हमें. और क्या निकलती है, कुछ वेपर्स निकलते हैं, सूट निकलता है. मैंने आपको बताया था कि कैंडल के ऊपर आप एक ऐसे साइड में, ऊपर तो नहीं जल जाएगा पेपर, साइड में या पेपर रखिए या कोई ऐसा यूटेंसिल छोटी सी स्टील की प्लेट या कटोरी ऐसे करके देखिए तो उसमें काला काला वो सूट जम जाता है. दैट इज़ सिंपली कार्बन. तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. वैक्स इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बन का कंपाउंड है. तो इसमें जब बर्न करता है वैक्स तो कुछ गैस भी निकलती हैं, कुछ और सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. अदरवाइज मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज जस्ट अ फिजिकल चेंज. ठीक है, नेक्स्ट, कैन वी रिवर्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाई नॉट. नाउ यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं. अब देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है कि ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि ग्रीन प्लांट्स टेक इन सनलाइट एंड
they absorb CO2 from the atmosphere, take up water from the soil, they get sunlight from the sun, and with the help of all these ingredients, the green leaves, matlab chlorophyll containing leaves, they undergo a chemical process that is known as photosynthesis, and they prepare food for the plant, that is glucose is synthesized. क्या क्या synthesize होता है? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस. तो अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर गैस वाटर वेपर को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या आप वो सारे जो इंग्रेडिएंट थे, जैसे कि हवा से CO2 ली थी, एटमॉस्फेयर से CO2 ली थी, प्लांट ने नीचे से पानी लिया था सॉइल से, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सब हुआ था, सनलाइट की एनर्जी ली थी, तो क्या हम उन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके दोबारा से उनकी जो क्या कहें कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी, क्या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल है, केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पिक्चर ये है, एप्पल, एक पूरा फुल रॉ एप्पल है और उसको फिर कट कर दिया है. ठीक है, एप्पल को कट किया है बस, और कुछ नहीं किया है उसको. और प्रोसेस 2 में क्या देखा कि जब हमने एप्पल को थोड़ी देर काट के रखा, या आपने सबने देखा होगा एप्पल पे ब्राउनिश एक लेयर जम जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और दूसरी चीज़, जब हम आयरन के नाइफ के साथ उसको या स्टील के नाइफ के साथ कट करते हैं एप्पल को, तो एप्पल में भी उस वजह से भी एप्पल में केमिकल रिएक्शन होता है एंड टर्न्स ब्राउन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज शोन बाय प्रोसेस 1. प्रोसेस 1 में क्या चेंज हुआ? प्रोसेस 1 क्या थी? सिर्फ कटिंग था, कटिंग ऑफ एन एप्पल. सो दिस वाज अ फिजिकल चेंज. ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज नहीं है, दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज. लेकिन गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. रीज़न क्या हो जाएगी कि इसमें हमने जो एप्पल था उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्टर नहीं की. जो एक फुल रॉ एप्पल था, साबुत होल रॉ एप्पल था, जब हमने स्लाइसेस काटी तब भी वो सेम रहा, उसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है ना. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस 1 एंड 2. 1 जो था वो फिजिकल चेंज था, अभी जो 2 है दिस इज अ केमिकल चेंज. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब एप्पल को हमने कट किया एंड वी केप्ट इट एक्सपोज टू एयर, तो इट अंडरवेंट सम केमिकल रिएक्शंस, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो गए. इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रूट्स को ज़्यादा देर काट के नहीं रखना चाहिए, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो, तो जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए उससे वो नहीं मिलता है. तो इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जब हमने एप्पल को कट करके रखा तो इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन हो जाता है. नेक्स्ट, क्लासिफाई द गिवन फिनोमेना अंडर एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. अब आपको ये बोला है कि आपको ये जो अलग अलग फिनोमेना दे रखे हैं इनको 3 चेंजेस में क्लासिफाई कीजिए, मतलब 3 चेंजेस असाइन करिए कि हाँ ये वो चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं. तो फर्स्ट इज फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर को आप क्या क्या बोल सकते हो? क्या ये एक पीरियोडिक चेंज है या नॉन पीरियोडिक चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ना. और क्या बोल सकते हैं हम चेंजेस? देखो, पहली चीज़ हो गई कि फॉरेस्ट फायर केमिकल है कि फिजिकल चेंज है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज है. देन इट इज़ इरिवर्सिबल. ठीक है, डिज़ायरेबल नहीं है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल. अनडिज़ायरेबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, अनडिज़ायरेबल चेंज है. और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप चेंजेस लिख लीजिए सारे, और फिर आप देखिए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. पहले ना आप सारी चेंजेस लिख लीजिए. ठीक है, क्योंकि आपको लिखने तो सिर्फ आपको यही बोला है पीरियोडिक, दिस इज़ अ नॉन पीरियोडिक चेंज है ना, तो एक्चुअली 4 हो गए, आप कोई भी 3 लिख लीजिए. देन वी कम ऑन टू कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसा चेंज है? अगेन इट इज़ क्योंकि हमने अपने हिसाब से अगर दही जमाया है तो वो डिज़ायरेबल चेंज है. अगर हमारा दूध रखे रखे फट गया, मतलब हम उसे नहीं ख़राब करना चाहते, वो ख़राब हो गया, दैट इज़ ऑल्सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज. तो इट इज़ डेफिनेटली अ केमिकल चेंज. इट इज़ अनडिज़ायरेबल है ना, अनडिज़ायरेबल हो सकता है, केमिकल चेंज है. इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. और क्या क्या कैटेगरी हो सकती है? इट कैन बी, अगर हम अपनी मतलब दूध है, हम दूध को फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए, जमाते हैं तो उसमें दही का जामन डालते हैं ना ताकि वो कर्ड बन जाए. तो अगर हम उसको अपनी मर्ज़ी से दूध को जमा रहे हैं तब तो वो डिज़ायरेबल होगा, अगर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं तो वो अनडिज़ायरेबल होगा. ठीक है. देन रेन,
अगेन रेन को आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि रेन जब हमें सिचुएशन ऐसी है कि हमें रेन चाहिए तो वो फेवरेबल है, नेचुरल चेंज है, डिज़ायरेबल चेंज है, इरिवर्सिबल है। देन स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है इट इज़ नेचुरल चेंज, इट इज़ अनडिज़ायरेबल, इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ नॉन पीरियोडिक। ठीक है। देन ब्रेकिंग ऑफ योर फेवरेट टॉय, ब्रेकिंग ऑफ योर फेवरेट टॉय क्या हो जाएगा, अनडिज़ायरेबल, नॉन पीरियोडिक, इरिवर्सिबल। टॉय अगर सपोज उसके पीसेस ऐसे ब्रेक हुए कि आप उसे ज्वाइन कर सकते हो तब तो वो रिवर्सिबल है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऐसे पीसेस हो गए जिसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते एंड इट इज़ ऑब्वियसली इरिवर्सिबल। देन बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक फॉइल, एल्यूमिनियम को आपने पतला कर करके फॉइल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फिज़िकल है क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता है। रिवर्सिबल है, एल्यूमिनियम की फॉइल को दोबारा से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन चेंज इन कलर ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर, चेंज कलर, आयरन का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है आयरन की, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, इट इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज, वी डोंट वांट आवर आयरन टू रस्ट, इट इज़ अनडिज़ायरेबल, इट इज़ केमिकल, इट इज़ इरिवर्सिबल। और क्या क्या हो सकता है, इट इज़ नॉन पीरियोडिक, इट इज़ केमिकल। ओके, ईटिंग फूड, खाना हम खा रहे हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, तो ईटिंग फूड इज़ द डिज़ायरेबल चेंज, हम अपनी मर्ज़ी से खाना खा रहे हैं। इट इज़ इरिवर्सिबल, खाना खाने के बाद हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देन इट इज़ स्लो चेंज, इट इज़ स्लो फास्ट के बीच की कैटेगरी आती है, रस्टिंग इज़ अ स्लो चेंज, है ना। और क्या होता है, और क्या कह सकते हैं आप, इट इज़ डिज़ायरेबल ऑल्सो, इट इज़ नॉन पीरियोडिक। वैसे आप एक फिक्स इंटरवल पर अगर खाना खा रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट पीरियोडिक। ओके, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमाना, जो हम कह रहे हैं कि हम दही को जमा रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली अ केमिकल चेंज, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है, इट इज़ अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ फेवरेबल चेंज, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, इट इज़ अ slow change in the sense that it takes a few hours for the milk to set into curd, and it is definitely non-periodic, हम जब मर्जी इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इतने घंटे के बाद ही दही जमाना है, इट इज़ आवर विश, हम पूरे दिन चाहे तो दही जमा सकते हैं, या 1 महीने तक नहीं जमा रहे। देन ड्राइंग प्लांट, पौधा सूख गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल डेड होने वाला है, तो ये कैसा चेंज है, देखो इट इज़ अ नेचुरल चेंज, नेचुरल है, या फिर हम पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हम अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, तो इट कैन बी, वैसे इट इज़ अ नेचुरल चेंज है ना, मैन मेड चेंज हो सकता है वो, वी कैन कॉल इट अ मैन मेड चेंज अगर हम पौधे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बट अदरवाइज इट इज़ अ नेचुरल चेंज। देन इट इज़ अनडिज़ायरेबल, इट इज़ स्लो, इट टेक्स टाइम फॉर द प्लांट टू ड्राई अप, एकदम नहीं कि एक दिन आपने पानी नहीं दिया तो ड्राई हो जाएगा वो। देन इट इज़ नॉन पीरियोडिक ऑफ कोर्स, इट इज़ इरिवर्सिबल, एक स्टेज पे जब प्लांट पहुंच जाएगा तो आप उसमें कितना, अगेन दैट ड्राइंग प्लांट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द प्लांट कि वो कितना ड्राई हुआ है, उसके कितने टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कितने सेल मर चुके हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कई सेल्स जो होते हैं वो रिवाइव कर जाते हैं, प्लांट रिवाइव कर जाएगा अगर आप एक विद इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम उसका दोबारा से ध्यान रखना शुरू कर दो ना, प्लांट का वाटरिंग शुरू कर दो, तो वो दोबारा से रिवाइव कर जाएगा। लेकिन आपने बहुत टाइम तक उसको पानी नहीं दिया, देन ऑब्वियसली इट विल डाई। तो इट कैन बी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ, जब इरिवर्सिबल हो जाएगा तो इट विल बी अ केमिकल चेंज, क्योंकि प्लांट जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी जो टिश्यूज़ की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये जो भी फिनोमेना दे रखे हैं इनको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस फिनिशेस विद आवर चैप्टर। इसके बाद आई विल बी टेकिंग केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर्स हो गए, हम 5th चैप्टर से अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, एंड डू टेल मी इफ़ यू फेस एनी इशूज़। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। देखो पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप रेगुलरिटी लाइए अपनी पढ़ाई में। आपके जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है ना कि आपके एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये पर्टिकुलर पीरियड होना ही होना है, तो वो बच्चा ना कंटिन्यूटी में रहता है, रिवाइज करते रहते हैं। लिख के याद करिए। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हमेशा ना आंसर्स को लिख के याद करिए, इट विल बी रिटेन्ड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है। पढ़ाई को एंजॉय करो, उसको एक बर्डन की तरह मत लो। और ये ना जो सिंपल सिंपल बेसिक चैप्टर्स हैं इनको ये मत सोचो कि बहुत इजी हैं तो हम तो कर ही लेंगे। जस्ट गो थ्रू देम। और आपको मैं पूरे वीडियोस, सारे वीडियोस सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे आपको पूरे वीडियोस दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ देखना ही तो है ना। प्लीज़ डू वॉच देम प्रॉपरली, केयरफुली। टेक केयर।